पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम के बारे में बताया था कि जैव प्रक्रम उन सारी अनुक्रियाएं, वो सारी जो प्रक्रिया हमारे शरीर को जो चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए आवश्यक है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम है अर्थात वो पोषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पोषक तत्वों की प्राप्ति भोजन के द्वारा जो की जाती है उसे पोषण कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों में हम लोगों ने पढ़ा था पैरामीशियम, अमीबा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। तो मनुष्य में पोषण की जो प्रक्रिया है वो 5 चरणों में होती है। सबसे पहले भोजन को अंतः ग्रहण किया जाता है, मतलब अंदर भोजन को हम लोग ले जाते हैं। उसके बाद उसका पाचन होता है। पाचन होने के उपरांत उसका अवशोषण होता है, यानी कि जो बचे हुए पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने आप के मेंटेनेंस के लिए और उसके वृद्धि के लिए करते हैं। फिर उसका स्वांगीकरण होता है, यानी ये प्रक्रिया जो है वो उस उपयोग में, मतलब पोषक तत्वों के उपयोग में लाकर अपने कोशिकाओं को जीवित और उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए किया जाता है, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। और फिर जो अवशिष्ट पदार्थ पाचन के उपरांत बनते हैं, जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसे बहिक्षेपण कहते हैं। तो अब आता है कि ये हमारे ये आहार नाल, जिसको आहार नाल मतलब हुआ कि एक लंबी एक विभिन्न अंगों की श्रृंखलात्मक जो एक कड़ी होती है, उससे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पहला अंग आता है हमारा, और भोजन को सबसे पहले हम लोग जो अंतःग्रहण करते हैं वो मुख द्वारा करते हैं, यानी मुंह के द्वारा। और मुंह में क्या होता है, तो भोजन का अंतःग्रहण होता है, मतलब भोजन को हम लोग अंदर लेते हैं। फिर आता है मुंह में ही दांत होते हैं हमारे, वो भोजन को चबाने का काम करते हैं। यानी कि पाचन का कार्य ही हो गया कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल, मतलब कि ऐसा सरल कि वो कोशिका उसे ग्रहण कर सके, कोशिका अपने आप में अवशोषण कर पाए, स्वांगीकरण कर पाए। इसलिए पहला जो काम होता है वो दांत का होता है, वो भोजन को चबाता है। फिर जीवा होती है मुंह के अंदर, जो भोजन के लार के साथ पूरी तरह से मिलाने का काम करती है। और लार ग्रंथि से लार निकलता है, वो एक प्रकार का पाचक रस होता है, पचाने वाला रस होता है। और ये क्या करता है, तो स्टार्च, यानी जो हम कुछ खाते हैं उस खाद्य पदार्थ में जो स्टार्च रहता है वो एमाइलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा युक्त जो लार है उसके पाचन को प्रारंभ करता है। भोजन का पाचन लार ग्रंथि के कारण मुख में ही शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर दूसरा जो स्तर है वो है भोजन ग्रासिका, यानी कि वो पाइप जिसको फूड पाइप कहते हैं, वो पाइप जिसके द्वारा मुंह से और मुंह से अमाशय तक पहुंचाना, अमाशय अर्थात हो गया पेट, ठीक है। मुंह से अमाशय तक जो पहुंचाने के बीच में जो एक पाइप होता है जो कनेक्ट करता है मुंह और अमाशय को, उसको कहते हैं हम लोग भोजन ग्रसिका। तो भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम ग्रसिका करती है। और कैसे करती है, तो क्रमाकुंचन, मतलब कि भोजन जहां पे आया वो आगे उसको धक्का देकर आगे बढ़ाता जाता है। मांसपेशी में संकुचन होता है और शिथिलन होता है। संकुचन मतलब कि वो सिकुड़ता है, तो एक आगे की तरफ उसको धक्का एक दिया जाता है और फिर वो आगे क्या होता है, शिथिलन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। फिर इस तरह से भोजन का वो जो एक बॉल टाइप का, मतलब भोजन का जो एक बड़ा सा निवाला होता है जो इसमें लार मिला हुआ रहता है, वो आसानी से भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय तक पहुंच जाती है। अब आते हैं, ये चित्र के माध्यम से देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि जीवा है हमारे मुख के अंदर, मुंह जो है मुंह के अंदर जीवा है। फिर जिसको मुख गुहा, अंग्रेजी में इसको बकल कैविटी कहते हैं। फिर उसमें लार ग्रंथि के द्वारा जो लार स्रावित होता रहता है, वो भोजन के टुकड़ों को मिलाकर उसे ग्रसिका में आसानी से बढ़ने के लिए बना देता है।
फिर वो क्रसिका से होकर आमाशय में भोजन आती है। आमाशय में भोजन आने के उपरांत फिर वो क्षुद्रांत में जाती है, क्षुद्रांत जिसको छोटी आंत कहते हैं, फिर बृहदांत जिसको बड़ी आंत कहते हैं, फिर कॉलन, और फिर जो हम लोग पढ़ा था बही क्षेपण, यानी कि अवशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, वो गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी दौरान भोजन के पाचन में ही बहुत सारे पाचक रस, जिसको हम लोग एंजाइम भी कहते हैं, उनका भी हमारे विभिन्न आहार नाल के जो श्रृंखला बताया था मैंने, आहार नाल एक विभिन्न अंकों का एक श्रृंखलात्मक श्रेणी है, जहां पर क्रमानुसार भोजन हमारा पहुंचता है पाचन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करते हैं आमाशय का। आमाशय में जो ग्रंथियां होती है, जिसको ग्लैंड्स कहते हैं, वो उसको जठर ग्रंथियां कहते हैं, और जिनसे स्रावित होने वाले, निकलने वाले जो पाचक रस हैं, जिसको एंजाइम कहते हैं, वो पेप्सिन है। पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक ऐसा पाचक एंजाइम है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है, उसे पाचक एंजाइम कहते हैं, जो प्रोटीन को पचाता है। और हम सब जानते हैं कि हमारी कोशिकाओं का निर्माण, यानी पोषक तत्व जो होते हैं, वो पहला प्रकार हो गया जो भोजन, जो शरीर को बनाता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, वो प्रोटीन है। दूसरा पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा देता है, उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। और तीसरा होता है जो रक्षात्मक पोषक तत्व है, विटामिन और मिनरल्स, वो भी, यानी विभिन्न प्रकार के भोजन की चीजों से हमें ये सब चीज पोषक तत्व मिलते हैं। तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, जो जठर ग्रंथियां से निकलता है। फिर दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl, जिसका फार्मूला होता है, रासायनिक फार्मूला। अम्लीय का भोजन को क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। जब अम्लीय भोजन बन जाएगा तो पेप्सिन जो है, उस पेप्सिन जो एंजाइम है, वो आसानी से भोजन में मौजूद जो प्रोटीन है उसको पचा पाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जठर ग्रंथि से स्रावित होना पेप्सिन एंजाइम के प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। फिर आते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा मतलब म्यूकस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये आमाशय के आंतरिक दीवार को ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उससे रक्षा करता है, जलन से बचाता है। फिर हम लोग आते हैं क्षुद्रांत, जिसको छोटी आंत कहते हैं। इसमें जो स्रावित होने वाली विभिन्न एंजाइम है, पाचक रस हैं, उसको आंत रस कहते हैं। उसमें पाचन जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक जटिल रूप है, उसका ग्लूकोज में पाचन हो जाता है। मतलब पाचन के बारे में फिर मैं स्पष्ट कर दूं बच्चों कि पाचन का अर्थ होता है कि इस जटिल भोज्य पदार्थों को सरलतम रूप में बदलना, जिसे हमारा कोशिका आसानी से ग्रहण करके वो पोषित हो जाए। फिर वसा, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल जाता है। फिर प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये आंतरस से होने वाली जो विभिन्न भोजन की सरलीकरण की प्रक्रिया है, मतलब साधारण भोजन को जटिल से साधन करने की प्रक्रिया है, ये समाप्त हुआ। फिर आते हैं यकृत। यकृत जिसको लीवर कहा जाता है। फिर अग्न्याशय, जिसको पेनक्रियाज कहा जाता है, उससे भी स्रावित होती है। यकृत से जो निकलता है उसको पित्तरस कहते हैं, बाइल जूस इसको कहते हैं, और ये एक पित्त लवण में बदलता है। फिर वसा जो है वो पित्त लवण के कारण वो बड़ी गोलिकाओं में, मतलब बड़ा सा बॉल जैसा संरचना होता है वसा का, वो पित्त लवण के कारण छोटे गोलिकाओं में बदल जाता है। फिर अग्न्याशय, यानी जिसको पेनक्रियाज कहते हैं, उससे निकलने वाला जो अग्न्याशी रस है, जिसको पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो करता है एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। यानी कि आमाशयीय रस, पेनक्रियाटिक जो जूस है, वो तीन प्रकार के हो गए, एक एमाइलेज एंजाइम, दूसरा ट्रिप्सिन एंजाइम, तीसरा लाइपेज एंजाइम। फिर प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन के साथ ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, उसको पेप्टोन्स में बदल देता है। वसा को लाइपेज जो एंजाइम, जो अग्न्याशय पेनक्रियाटिक जूस से निकलता है, पेनक्रियाटिक जो रस है उसमें जो वसा को क्या लाइपेज कर देता है, वसा में बदल देता है। फिर स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। फिर आते हैं दार्द्रोम। दार्द्रोम यानी ये जिसको हम लोग कहते हैं विली कहते हैं, वो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, जो कि छोटी आंत की दीवार पर होता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत में विभिन्न पाचक रसों के कारण भोजन के पाचन की प्रक्रिया को हम लोगों ने देखा। फिर बृहदांत यानी कि बड़ी आंत, इसमें जल जो कि एक्स्ट्रा जल होता है, वो उसका अवशोषण हो जाता है, ताकि वो शरीर के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं में उसका इस्तेमाल हो पाए, और जो हानिकारक पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, वो शरीर से बाहर कोलन के बाद मल द्वार के द्वारा हो जाता है।
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि मनुष्य में भोजन का पाचन क्रिया कैसे होती है। अगले वीडियो में हम लोग श्वसन को देखेंगे।